बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 253 इकसात सुन चुके हैं और अब 254 किस्त मुलाहिजा फरमाएं। तुम गलत समझ रहे हो, हमारे पास बैकअप का शोबा भी है। उस शोबे में माहिरीन मौजूद हैं, उन्हें मजीद कुछ सिखाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा कि उस शोबे में कमाल हासिल करना हमारे लिए बहुत अहम है। मेरे लिए अपना मिशन सबसे ज्यादा अहम है, बकिया हर चीज सानवी है और फिर मुमकिन है तुम्हारे माहिरीन मुझसे भी ज्यादा माहिर हो। तुम हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे हो अली, कर्नल ने शिकायत अमेज लहजे में कहा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तुमसे खुलकर बात करनी पड़ेगी। मुतमईन हुए बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम बैकअप की अफादियत साबित कर दो, फिर चाहे एक ही साल क्यों ना लग जाए, मैं तुम्हारे माहिरीन को तरबियत दे दूंगा। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि हम इसराइल से अपने एटमी रिएक्टर की तबाही का इंतकाम लेने के लिए बेचैन हैं। तुम्हें यह भी मालूम है कि इसराइल की पुष्ट पनाही पर दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें हैं। इसराइल का सबसे बड़ा सरपरस्त और हमदर्द अमेरिका है। बकिया बड़े ममालिक सिर्फ मुसलमानों के दरमियान तफरका डालने के लिए उसका साथ देते हैं। सामान्य अरब के एतबार से तमाम अरब ममालिक मिलकर भी इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। उसके पास एटम बम मौजूद हैं, तो कोई काबिले एतराज बात नहीं है। और अगर कोई इस्लामी मुल्क एटमी कुव्वत बनना चाह रहा है तो उसे जुर्म करार दिया जाता है। तुम मौजू से हट रहे हो कर्नल, मैंने उसे टोका। माफ करना अली, मैं जरा जज्बाती हो गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें एक ना एक रोज इसराइल से जंग तो करनी है। ये बात हमारी फौज के अदना से अदना अफीसर ने भी तय कर रखी है। सरबराह ममलकत बदल सकता है, चीफ आर्मी स्टाफ तब्दील हो सकता है, मगर हमारी ये पॉलिसी अटल है। हम ख्वाह कुछ ही क्यों ना कर रहे हों, उस एक मकसद को निगाहों से ओझल नहीं होने देंगे। हम खुद को हर एतबार से इसराइलियों का मुकाबला करने के काबिल बनाना चाहते हैं। तुम जानते हो कि जंग के दौरान सरबराह ममलकत की अहमियत किस कदर बढ़ जाती है। तुम्हें यह भी इल्म होगा कि तमाम तर तरक्की याफ्ता ममालिक छोटे ममालिक के खिलाफ कितनी साजिशें करते रहते हैं। क्या हमारा ये अंदेशा गलत है कि जंग के दौरान ये लोग हमारे मुल्क में सियासी खिलफशार पैदा करने की कोशिश करेंगे? तुम्हारा अंदेशा बिल्कुल दुरुस्त है। मगरबी ममालिक की ज्यादातर कोशिशें मनफी नोयत की ही होती हैं और दौरान जंग तो वो करते ही यही हैं कि उरीफ मुल्क में सियासी इनकलाब लाकर अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर दें। इस तरह ये बात साबित हो गई कि जंग के दौरान मेकअप को एक मौसर दिफाई हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सरबराह ममलिकत खुद किसी खुफिया मुकाम से अहकामात जारी करता रहे और मुखालफिन को गुमराह करने के लिए उसके मुख्तलिफ हमशक्ल मंजर आम पर आते रहे। वाकई तुम लोग इसराइल से जंग के मामले में संजीदा हो, मैंने कहा। बसूरत दीगर तुम इतनी दूर तक ना सोचते। अब जबकि तुम्हें हमारे बारे में ये यकीन हो गया है कि हम इसराइल से जंग जरूर करेंगे, तुम्हारा जवाब क्या है? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का हर लम्हा इसराइल के खिलाफ काम करते गुजरे। गोया तुम हमारे आदमियों को फन मेकअप में माहिर बनाने के लिए हमसे ताउन करने पर तैयार हो। मैं तो हर उस काम के लिए तैयार हूँ जिसके नताइज इसराइल के लिए मुदर साबित हों। बस एक बात का ख्याल रखना, इस कमरे में होने वाली गुफ्तगू यहाँ से बाहर ना जाने पाए। अहमद रश से भी जिक्र मत करना। मुझे वापस अपने कमरे में पहुंचा दिया गया। कर्नल नामान के पास बहुत देर लग गई थी। इसी मुनासबत से अहमद रश की बेताबी भी बड़ी हुई थी। मैं तो समझा था कि तुम्हें कहीं और ही मुंतकिल कर दिया गया है। अहमद रश ने मुझे देखते ही कहा, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने फीके से अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, तो फिर इतनी देर क्यों लगी? अहमद रश ने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा, मैं तो परेशान हो गया था। परेशानी की कोई बात नहीं है रश, कर्नल नामान मुझसे मालूमात हासिल कर रहा था। इतनी तवील मालूमात? रश ने हैरत से कहा, वो तो तुम्हारे शजरा नसब तक से वाकिफ हो गया होगा। उसे मुतमईन करना भी तो जरूरी था रश, वरना हम रिहा किस तरह होते। रिहाई के अहकाम सादर कर दिए गए? रश ने खुश होकर कहा, अहकाम तो खैर सादर नहीं किए गए, अलबत्ता ये फैसला कर लिया गया है कि हमें रिहा कर दिया जाएगा। हुक्म सादर किया जाए या फैसला किया जाए, बात तो एक ही है, रश बोला। जब तक अहकाम ना आ जाए इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा, किसी भी फैसले पर नहीं हो सकता। ताहम अब हम रस्मी तौर पर कह दें, मुझे इस बात का अफसोस है कि जैक हमारे हाथों से निकल गया। अब मैं उसे अपने हाथों से कत्ल नहीं कर सकूंगा। इस बात पर अफसोस मत करो रश, गनीमत समझो कि तुम लोगों को रिहा किया जा रहा है। मुझे तो अभी मजीद कुछ अरसा कैद में गुजारना पड़ेगा। अभी तो तुम कह रहे थे कि हमें रिहा करने का फैसला किया गया है। अहमद रश ने हैरत से कहा, मेरे अलावा तमाम लोग रिहा कर दिए जाएंगे। दरअसल ये लोग पूरी तरह मुतमईन नहीं हुए। वो अपने जराए से मेरे बयानात की तस्दीक करना चाहते हैं। मैंने तजवीज़ पेश की, तमाम लोगों को कैद रखने की बजाय सिर्फ मुझे कैद में रखा जाए। अगर मेरा कोई एक बयान भी गलत साबित हो तो मैं सजा के लिए हाजिर हूँ। तुमने ये अच्छा नहीं किया, इस तरह तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी।
मैंने अगर कोई झूठ बोला होगा तो तभी मेरी जिंदगी खतरे में पड़ेगी, क्योंकि मैंने कोई गलत बयानी नहीं की, इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं? फर्ज करो तुम्हारे किसी बयान की ये लोग अपने जराए से तस्दीक ना कर पाए तो क्या होगा? तस्दीक ना कर पाना तो और बात है, और तकजीब हो जाना और बात। ये तो मुमकिन है कि ये लोग किसी बात की तस्दीक ना कर पाए, मगर ये मुमकिन नहीं कि मेरी कही हुई कोई बात गलत साबित हो। तुम्हारी मर्जी, अहमद रश ने बुझे हुए लहजे में कहा, मगर अंदर से वो बहुत खुश था। इसी रोज दोपहर के वक्त दोबारा मेरी तलबी हुई। मैंने कर्नल नामान को बता दिया कि मैंने अहमद रश से क्या गलत बयानी की है। तुमने बहुत अच्छा किया, तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता था। मेरा ख्याल है कि कल तक तुम्हारे साथियों को रिहा कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द अपना काम शुरू कर दूं, ताकि इसे खत्म करने के बाद कोई और काम कर सकूं। मैं भी तुम्हें मेकअप रूम में ले चलूंगा, लेकिन मैंने महसूस किया था कि तुम मेरी बातों से ज्यादा मुतमईन नहीं हुए थे, इसलिए मैंने हाई कमान से मशवरा किया और मुझसे कहा गया है कि मैं तुम्हें इराक की फौजी कुव्वत के बारे में मजीद कुछ बातें बता दूं, ताकि तुम पूरी दिल जमी और यकसोई से काम कर सको। ये हकीकत है कर्नल कि इसराइल और उसके हवारी बेहद ताकतवर है। मेरे लिए यही काफी है कि कोई मुसलमान हुकूमत उन्हें ललकारने का अज़म रखती है। ताहम ये ख्याल कबल अज़ वक्त है कि उनके मुकाबले में कामयाबी कोई आसान काम होगा। उनके हथियारों का मुकाबला करने के लिए उनसे बेहतर हथियारों का उसूल लाजमी है। हमने उनसे टकराने का अज़म किया है तो इस पहलू पर भी बतौर खास नजर रखी है। हमने स्कट मिसाइल की रेंज 250 मील से बढ़ाकर 400 मील कर दी है और अब इसराइल हमारी जद में है। मैंने हैरत से कर्नल नामान को देखा। अब तो तुम और भी ज्यादा नाकाबिले यकीन बातें करने लगे। मैंने कहा, जिस मुल्क ने मिसाइल बनाया है वो खुद तो रेंज में इजाफा ना कर सका और तुमने कर लिया। ये कारनामा जेराल्ड बेल नामी माहिर तिबियात का है। उसका असल शोबा तो फिजिक्स था, लेकिन उसे हथियार डिजाइन करने का शौक पैदा हो गया था। हमें उसके बारे में जैसे ही इल्म हुआ, हमने फौरन उससे राब्ता कायम किया। वो अमेरिका से नाला था, इसलिए कि अमेरिकी हुकूमत ने उसे 6 माह कैद रखा था। उस पर जनूबी अफ्रीका की हुकूमत से ताउन करने का इल्जाम था। हमारे महकमे को उसके बारे में बनक मिल गई थी और हमने अपने एजेंट उसके पीछे लगा दिए। हमने उस तक रसाई हासिल करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी, ये एक अलग कहानी है। मैं वो कहानी सुनना पसंद करूंगा कर्नल। मैंने उसकी बात काट कर कहा, नहीं, उसमें तुम्हारी दिलचस्पी के लिए कुछ भी नहीं है। मुख्तसरन ये समझ लो कि उस तक रसाई हासिल करने के लिए हमारे कई एजेंटों को अमेरिका में सजा भुगतना पड़ी थी। कई एजेंटों की कुर्बानी के बाद आखिरकार एक एजेंट सजा पाकर उस जेल तक पहुंचने में कामयाब हो गया जिसमें जेराल्ड बेल सजा भुगत रहा था। उसने जब जेराल्ड बेल को हमारी हुकूमत के लिए काम करने की ऑफर की तो उसने थोड़ी रद्दोकद के बाद ये ऑफर कबूल कर ली। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि वो हमारे लिए किस कदर कारआमद साबित हो सकता है। ताहम ये जरूरी था कि हमें उससे कुछ न कुछ फायदे की तवक्को जरूर थी। दीगर हुकूमतों के लिए वो एक गैर अहम आदमी था, मगर हमारे लिए बहुत अहम था। चुनाचे जब वो कैद से रिहा होकर जेनवा पहुंचा तो हमारे एजेंट उसके ताकुब में थे। हम हर मुमकिन एहतियात बरतना चाहते थे, इसलिए 2 हफ्ते तो हमने महज उसकी निगरानी करने में गुजार दिए। जब हमें यकीन हो गया कि उसकी निगरानी नहीं की जा रही तो हमने उसे बुलवा लिया। उसे लेने के लिए इराक से एक खुसूसी त्यारा जिनवा गया था। अस्कट मिसाइलों की रेंज बढ़ाने का कारनामा भी उसी का है। ये तो बड़ी दिलचस्प और बड़ी सनसनीखेज कहानी है कर्नल। तुम तो कह रहे थे कि इसमें दिलचस्पी के लिए कुछ नहीं है। उसने हमारे लिए कुछ और हथियार भी डिजाइन किए हैं। जब दुनिया को उन हथियारों के बारे में मालूम होगा तो उसे दुनिया का जदीद तरीन निजाम करार दिया जाएगा। तुमने तो मुझे हैरान ही कर दिया है कर्नल। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुमने इस हद तक तैयारियां कर रखी हैं। हमारी फौजी कुव्वत का सबसे मजबूत पहलू हमारी तोपें हैं, जिनकी तादाद 3500 से भी ज्यादा है। उनमें 155 मिलीमीटर की वो 3 तोपें भी शामिल हैं, जिनकी रेंज 25 मील तक है। ये रेंज आम तोप खाने की रेंज से 2 गुनी है। एक दूसरी किस्म की तोप जो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, ये 53 टन की 210 मिलीमीटर की तोप है। इसकी रेंज 35 मील तक है। उसकी नाली की लंबाई 32 फीट है और ये 1 मिनट में 300 पाउंड वजनी 4 गोले फेंक सकती है। उसकी खसूसियत इस एतबार से और भी बढ़ जाती है कि उसे सिर्फ 4 मिनट के मुख्तसर अरसे में नस्ब भी किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। उसको इस्तेमाल करने के फौरन बाद उसे निशाना बनाना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि उसे अपनी जगह से हटाया जा सकता है। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कीमियाई हथियारों का बहुत चर्चा है। क्या वाकई इराक के पास इस किस्म के हथियार मौजूद हैं?
न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि उन्हें मिसाइलों के जरिए तवील फासलों तक फेंकने का निज़ाम भी मौजूद है। हमारी हर मुमकिन कोशिश यही है कि हमें ईरान के खिलाफ कीमियाई हथियार न इस्तेमाल करना पड़े, इसलिए कि इराक की ये तैयारियां खालिसतन इसराइल के लिए हैं। तुम्हारी बयान करदा बातें बहुत मुतासर कुन है, मगर एक बात समझ में नहीं आई, इसराइल के पास एटमी हथियार तो यकीनन मौजूद हैं। जब उसका बस नहीं चलेगा तो वो इराक के खिलाफ एटम बम भी इस्तेमाल कर सकता है। तुम लोगों ने इस पहलू की तरफ तवज्जो नहीं दी। कर्नल नामान के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। बड़ी अफसानी सी बात है मगर हकीकत है, और ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अव्वल तो इन बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बिलफरद किसी को यकीन आ भी जाए तो इसमें हमारे नुकसान का पहलू तकरीबन ना होने के बराबर है। एटमी हमले से बचाव के लिए बगदाद में एक ज़ेरे ज़मीन दुनिया तामीर की गई है। हमें अंदाजा है कि अगर जंग हुई तो तवील होगी, और जंग की तवालत से तंग आकर हम एटमी हथियार आजमा सकते हैं। उन बैंकर्स पर मुश्तमिल है जो जमीन में 125 फीट गहराई में तामीर किए गए हैं। उन पर एटमी हमलों का भी असर नहीं हो सकता और उसे पूरी तरह से सील कर दिया गया है। उन बैंकर में जरूरियात जिंदगी की हर सहूलत मुहैया होगी। हर बैंकर एयर कंडीशनड है और उसमें पानी की सप्लाई के लिए भी ज़ेरे ज़मीन कुदरती पानी को जरिया बनाया गया है, जिसकी गहराई 1000 फीट से भी ज्यादा है। इतनी गहराई में पानी को एटमी हमले से भी आलूदा नहीं किया जा सकता। उन्हीं बैंकर से मवासलाती निज़ाम और नशरियाती निज़ाम भी कंट्रोल हो सकता है। उन बैंकर के नक्शे यहीं बनाए गए थे और ज़ाया भी कर दिए गए। अब पूरी दुनिया में उनकी एक भी नकल मौजूद नहीं है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता कर्नल कि तुमने मुझे उस हद तक काबिल एतमाद समझा, वरना कौन अपने फौजी राज किसी पर जाहिर करता है। इफरीत की बातें मत करो अली, तुम हमारे लिए इतने ही बाएतमाद हो जितना हमारे मुल्क का कोई फौजी हो सकता है। तुमने कौमियत का लिहाज किए बगैर पूरे आलम अरब में मुसलमानों की इस्तेहसाल के खिलाफ जिद्दोजहद में अमली हिस्सा लिया है। हम तुम पर एतमाद नहीं करेंगे तो और किस पर करेंगे? अब मेरी तमाम तर सलाहियतें तुम्हारे लिए वक्फ हैं कर्नल। मैं चाहता हूँ कि जब इसराइल को शिकस्त हो तो उसमें मेरा भी कोई नुमाया हिस्सा हो। इसराइल को शिकस्त हो या ना हो, तुम्हारा नुमाया हिस्सा बरकरार रहेगा। तुम्हारी खिदमत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। जहाँ मुझे इस बात की खुशी है कि इराकी हुकूमत इतनी जिद्दोजहद कर रही है, वहीं इस बात का अफसोस भी है कि दीगर ममालिक क्यों ख्वाब गफलत में पड़े हुए हैं। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता अली, मुमकिन है हमारे अलावा भी कोई मुल्क खुफिया तौर पर तैयारी कर रहा हो। हमारे बारे में भी किसी को मालूम नहीं कि हमारे अज़ाइम क्या हैं। हमने तवील मनसूबाबंदी की है, मालूम नहीं इस पर अमल पैरा होने में कितनी मुद्दत और लगेगी, लेकिन इस पर अमल ज़रूर होगा। और हमें तवक्को है कि जब हम इसराइल से भिड़ जाएंगे तो दूसरे ममालिक भी हमारा साथ देंगे। खुदा करे ऐसा ही हो। इसराइल को शिकस्त खुर्दा देखना और फ़लस्तीन को सियोनी तसल्लुत से आज़ाद करना, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। आओ अब हम तुम्हें मेकअप रूम में ले चलें ताकि तुम अपने काम का आगाज कर सको। इराक की आर्मी इंटेलिजेंस का मेकअप रूम बहुत शानदार था। उसमें मेकअप में काम आने वाली जदीद तरीन अशिया तक मौजूद थी। कुछ कमी थी तो उसके इस्तेमाल में महारत की थी, और मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि मैं इस कमी को दूर कर दूं। तुम्हारे आदमी बहुत कुछ जानते हैं कर्नल, मैंने कहा, इन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगले रोज अहमद रश वहां से रवाना हो गया। कर्नल नामान ने उससे मिलने तक की जहमत गवारा नहीं की थी। जिन लोगों ने उसे रिहा किया उन्होंने भी उसे वही कहा जो मैंने कहा था, यानी मुझे उस वक्त रिहा किया जाएगा जब मेरे बयानात की तस्दीक हो जाएगी। अहमद रश का एयर जेट उसके हवाले कर दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वो जिस तरह चोरी छपे इराक में दाखिल हुआ था उसी तरह वहां से निकल जाए। अहमद रश के जाने के बाद मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। मैंने उन लोगों को खुद पर कर्नल नामान का मेकअप करके दिखाया। मैंने कर्नल नामान के हर अंदाज और उसकी आवाज की नकल उतार के दिखाई। वो लोग मेरी कारकर्दगी पर दंग रह गए थे। हैरानी की कोई बात नहीं, मैंने कर्नल नामान से कहा, जो अब डुप्लीकेट की खबर पाकर मेकअप रूम में दौड़ा चला आया था। मेहनत, शौक और लगन से जो काम किया जाए उसमें हैरान कुन कामयाबी हासिल कर लेना कोई बड़ी बात नहीं। मैं खालिस कर्नल नामान के लहजे में बोल रहा था। मैं ये तस्लीम करने पर मजबूर हूँ कि तुमने तमाम कामयाबियां अपनी सलाहियत के बल पर हासिल की हैं। कर्नल नामान ने जिद चोकर कहा, सलाहियतें तो हर शख्स में होती हैं, जो शख्स उन्हें मरकूज कर देता है वो कामयाब हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो मुझे इतनी हैरत अंगेज मुशाबत पर हरगिज यकीन ना आता। बेफिक्र रहो कर्नल, मैं तुम्हारे आदमियों को हर वो गुर बता दूंगा जो मैंने अपने तजुर्बात से सीखा है, और इसमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता। इस 1 हफ्ते के दौरान मुझे किसी चीज का होश ही नहीं रहा। मैंने दिन रात एक करके उन लोगों को मेकअप की बारीकियों से आगाह किया।
उन्होंने भी निहायत मेहनत से वो सब कुछ सीखा और 1 हफ्ते के बाद जब मैंने कर्नल नमान को रिपोर्ट पेश की तो वो एक बार फिर हैरान रह गया। इस 1 हफ्ते के दौरान वो बेहद मसरूफ रहा था और उससे मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई थी। तुम कह रहे हो कि तुमने उन्हें सब कुछ सिखा दिया? उसने हैरत से कहा। इतने कम वक्त में ये कैसे मुमकिन है कि वो लोग महारत हासिल कर लें? वो अनाड़ी लोग तो थे नहीं, बहुत कुछ जानते थे। मैंने पहले ही कहा था कि वो 1 हफ्ते में सब कुछ सीख लेंगे। आओ मैं खुद देखूंगा कि तुमने उन्हें क्या सिखाया है, कर्नल ने कहा और हम मेकअप रूम में आ गए। 1 हफ्ता कबल मैंने खुद पर कर्नल नामान का मेकअप किया था। इस बार कर्नल नामान ने खुद को मेकअप के लिए अपने मातहतों के सामने पेश किया। कर्नल नामान के चेहरे पर मेकअप मुकम्मल होने में कोई 2 घंटे के करीब वक्त लगा। जिन लोगों को मैंने तरबियत दी थी उन्हीं में से एक के चेहरे पर अपनी महारत आजमा रहा था। 2 घंटे बाद जब कर्नल के सामने आईना पेश किया गया तो वो एक बार फिर हैरान रह गया, जबकि मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया था। मैं तो हूँ बहू अली यार खान बन गया, कर्नल नामान ने मुतैराना लहजे में कहा। मेरे पास जो कुछ था मैंने इन्हें मुंतकिल कर दिया है और अब तुम मुझे अगला काम बताओगे। ठीक है, कर्नल नामान ने कहा, तुमने गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब मैं पूरे एतमाद से तुम्हारे अगले मिशन के बारे में फैसला कर सकूंगा। कर्नल नामान ने मेकअप साफ कराया और हम मेकअप रूम से बाहर आ गए। हमारे महकमे का एक उसूल है, कर्नल ने कॉरिडोर में चलते हुए मुझसे कहा, हमारा कोई एजेंट जब भी कोई मुहिम कामयाबी से इख्तिताम तक पहुंचाता है तो हम उसे इनाम जरूर देते हैं। तुमने अपनी पहली मुहिम में जो हैरान कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उसी एतबार से तुम्हारा इनाम भी बड़ा होना चाहिए। रुपए पैसे की मेरी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, मैंने कहा, और ना ही दौलत का उसूल मेरे लिए कभी कोई मसला रहा है। कर्नल चलते चलते रुककर मुझे घूरने लगा। वो घुर्राया। ये बात है तो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे बारे में सोच कर ही कोई फैसला करूंगा। वो मेरा जवाब सुनने के लिए रुका नहीं और एड़ियों के बल घूमकर दूसरी तरफ चला गया। मैं उसकी इस हरकत पर नाच कर रह गया। उसके रवैये की अचानक तब्दीली मेरे फहम से बालातर थी। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी जो वो इतना गुस्से में आ गया। मैं जानने में वही खड़ा रहा। मुझे गुस्सा भी आ रहा था और हैरत भी हो रही थी। इससे पहले तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। जितनी बार भी मिला था निहायत खुश अखलाकी से पेश आया था, लेकिन इस वक्त एक मामूली सी बात पर आपे से बाहर हो गया था। मैंने सर झटक कर अपने ख्यालात से छुटकारा पाने की कोशिश की और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं इस किस्म के रवैये का आदी नहीं था और मैं इसी वजह से दूसरों के लिए काम करने से गुरेज करता था कि इस तरह ना किसी के मातहत रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ पाबंदियां कबूल करनी पड़ती हैं। मैं आज़ाद रहकर काम करना चाहता था। किसी को जवाबदेही करना मेरी फितरत के खिलाफ था। शायद मेरी फितरत में सरकशी बहुत ज्यादा थी या शायद गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान बढ़ गई थी। मैं ये तैयार करके अपने कमरे तक पहुंचा था कि कल सुबह ही कर्नल से माजरत कर लूंगा, मगर कमरे के दरवाजे पर नजर आने वाले मंजर ने मेरे इश्तियाल में मजीद इजाफा कर दिया। दरवाजे पर एक मुसल्ला बावर्दी फौजी दिखाई दे रहा था। मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। कर्नल नमान किस किस्म का मजाक कर रहा था? वो मुझे दोबारा कैदी बना देना चाहता था। जब उसने तमाम लोगों को रिहा कर दिया था तो फिर मेरे साथ इस किस्म का सलूक क्यों कर रहा था? मैंने तो उसके साथ कोई बुराई नहीं की थी, बल्कि उसके काम ही आने की कोशिश की थी। थोड़ी देर पहले तक मैं आज़ाद था और अब मेरी निगरानी के लिए एक मुसल्ला फौजी मुतय्यन कर दिया गया था। एक लम्हे के लिए मेरे जी में आई कि इस फौजी की गर्दन बरोड़ कर रख दूं, मगर मैंने तेजी से खुद को संभाल लिया। उस बेचारे का क्या कसूर था? वो तो हुक्म का गुलाम था। जिस तरह उसे कहा गया था वही कर रहा था। उससे उलझना बेसुध था और उससे उलझकर कुछ हासिल भी तो ना होता। इस इमारत से फरार होना भी आसान नहीं था। मैं रुके बगैर अपने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फौजी को मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, मगर उसने मुझे सैल्यूट किया तो मैं हैरान रह गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सपाट लहजे में उससे सवाल किया। निगरानी जनाब, उसने इंतहाई मुख्तसर जवाब दिया और मैं बुरी तरह भिन्ना गया। क्या मैं कोई कैदी हूँ जो तुम मेरी निगरानी कर रहे हो? मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। वो किसियाना सा हो गया। आप मजाक कर रहे हैं जनाब, उसने बेबसी से कहा। मैंने मुनासिब यही समझा कि उसके साथ मगजमारी ना की जाए। वो फौजी था। ऐसे लोग अकल से बैरूम होते हैं जो हुक्म दिया जाए सिर्फ उसी पर अमल करते हैं और उनमें मजाक की हिस्स भी नहीं होती। उसके बावजूद उसका कहना था कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही मैं चौंक पड़ा। कमरे में रोशनी हो रही थी जो एक गैर मामूली बात थी। रोजाना खुद अगर कमरे में लाइट जलाया करता था, अंदर कोई मौजूद था। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि कमरे में है कौन।
मगर इस इमारत में बगैर इजाजत किसी के दाखिले का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इसलिए ये तो इत्मीनान था कि अंदर जो कोई भी है उससे कम अज कम मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। उसके बावजूद मैं मोहतात अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। एहतियात बहरहाल अच्छी चीज होती है। कमरे में बेड पर मौजूद शख्सियत को देखकर मुझे वाकई ही हैरत हुई, क्योंकि वो मरियम ब्रैंस्टन थी। अली, उसने मुझे देखते ही सुरीली आवाज में कहा और दौड़कर मुझसे लिपट गई। मैं अपने दिफा में कुछ ना कर सका। एक लम्हे के अंदर अंदर मेरी समझ में सारी बात आ गई। कर्नल नामान जिस इनाम की बात कर रहा था वो मरियम ब्रैंस्टन थी और दरवाजे पर फौजी भी उसकी वजह से मुतय्यन किया गया था। अभी मैं मरियम की सुरीली चीख के जवाब में कुछ कह भी नहीं पाया था कि दफतन कमरे में एक कह का गूंजा, इनाम पसंद आया अली? ये कर्नल नामान की आवाज थी जो कमरे में किसी पोशीदा मुकाम पर नस्ब स्पीकर के जरिए सुनाई दे रही थी। मैं अब तक इस बात से लाइल्म था कि वहाँ ऐसा कोई निजाम भी है। मुझे तुम्हारा अंदाज पसंद नहीं आया कर्नल, मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। लेकिन तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, कर्नल ने एक और कहका लगाया। और जो लोग मुझे पसंद आ जाते हैं उन्हें ऐसे ही सरप्राइज दिया करता हूँ। छुप कर दूसरों की गुफ्तगू सुनना भी कोई पसंदीदा बात नहीं है कर्नल, मैंने मजीद कहा। ऐसा पहली बार हुआ है अली, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारी खुलूवत में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। हम दोस्तों की जाती गुफ्तगू सुनने को उससे भी बड़ा इखलाकी जुर्म समझते हैं जितना ये है। तुम्हारी इखलाकियात अपनी जगह कर्नल, लेकिन मैंने सिर्फ एक मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। तुम दो जवान हो अली, इसे मेरी तरफ से तोहफा समझो। बड़ी मुश्किल से आर्दी तौर पर इसकी आर्दी जाँ बख्शी करा सका हूँ, महज तुम्हारी खातिर। मेरी जिंदगी का मकसद तुम्हारे सामने है कर्नल, मेरे पास लग़वियात की गुंजाइश नहीं है। तुम 24 घंटे काम नहीं कर सकते अली, काम के साथ तफरी भी जरूरी होती है। तफरी नहीं करोगे तो तुम्हें जंग लग जाएगा। जिंदगी मुख्तसर और कारकर्दगी मुतासर हो गई। काम के वक्त काम और तफरी के वक्त तफरी, इसे अपनी जिंदगी का असूल बना लो और फुर्सत के औकात को रंगीन तर बनाना सीखो। तुम्हारे और मेरे नजरियात में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे काम ही में मेरे लिए सबसे बड़ी रंगीनी है। तो फिर मेरा दूसरा और आखिरी नजरिया भी सुन लो। हरीफ को हर महाज पर जेर करने के जरिए उसूल से इस्तेफादा करो। बस अब मैं स्पीकर ऑफ कर रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी, शब बखैर। और उसके साथ ही स्पीकर से आवाज आना बंद होगी। मरियम ब्रैंसन मुझसे यूं लिपटी खड़ी थी जैसे उसने मुझे छोड़ा तो मैं भाग जाऊंगा, या फिर वो एक जान दो कालब के मुहावरे को अमली शक्ल देना चाह रही थी। मैंने खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा तो वो और जोर से मुझसे चिमट गई, जैसे मुझ में बेबस हो जाना चाहती हो। मुझे बताया गया है कि सिर्फ तुम्हारी सिफारिश पर मेरी जान बख्शी की गई है। वो अपने रुखसार मेरे सीने से मिस करते हुए बोली, जरा सा फासला दरमियान में हो तो कोई बात भी करूं, किसी बात का जवाब भी दूं। उसने सर उठाकर अपनी गहरी नीली आंखों से मेरी आंखों में झांका। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम हरगिज भी बुरी नहीं हो, मैंने बुखला कर कहा। तुम तो बहुत अच्छी हो। नहीं, तुम मुझे बुरा समझते हो, तभी तो मुझे खुद से दूर कर देना चाहते हो। वरना कितने ही लोग मेरे कुर्ब की आरज़ू करते हैं, बड़े बड़े ओहदेदार, मगर मैंने कभी उनको नहीं नवाजा। तुम बहुत हुसीन हो मरियम। बेइख्तियार मेरे हाथों ने उसके हुसीनो जमील चेहरे को अपने हाथों के प्याले में ले लिया। तुम्हारे गुरम में नशा है और मैं मदहोश नहीं होना चाहता। तुम मदहोश नहीं होना चाहते और मैं होश में नहीं रहना चाहती, वो फरिश्ता होते हुए बोली। तुम मेरे मुंह से नवली, मेरा कुर्ब बहुत सौ को मदहोश कर देता है, मगर आज मुझ पर नशा तारी हो रहा है। ये कैसी लज्जत है, कैसा सूर इंबसात है जिसने दर्द तलब को वाह कर दिया है। मेरे पूरे जिस्म में कैसी सिनसनी दौड़ रही है। मुझे खुद से दूर मत करो अली, मुझे खुद से दूर मत करो। तुम पागल हो गई हो मरियम, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। लहजे की सख्ती से दरअसल मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी। मेरी अपनी हालत भी अजीब थी। जिस तरह वो मुझसे लिपटी हुई थी उसके बाद तो कोई आबद जाहिद भी बहक सकता था। मैं तो खैर एक मामूली सा आदमी था। किसी आदमी के लिए किसी लड़की का लम्स ऐसा ही होता है जैसे बारूद के ढेर को आग लगा दी जाए। पता नहीं क्यों कुदरत ने मर्द को सनफे करख्त बनाया और उसे सनफे नाज़क के सामने इस कदर बेबस कर दिया। मुझे शायद इस तलख हकीकत का शऊरी इदराक था, इसलिए मैं ऐसे मौके पर गैर मामूली मुदाफित का मुजाहरा करता था। या शायद नहीं, मुमकिन है जिसे मैं अपनी गैर मामूली मुदाफित समझ रहा हूँ वो मेरे रब का मुझ पे फजल हो। जिस कुदरत ने मर्द को औरत के सामने बेबस किया है वो खुद तो बेबस नहीं है। यकीनन ऐसे मौक़ों पर कुदरत मेरी मदद करती है, वरना तन्हाई हो, किसी हुसीन लड़की का कुर्ब मुयस्सर हो, न सिर्फ कुर्ब मुयस्सर हो बल्कि वो बलाए बेदरमा बनी हुई हो तो बहकने में कोई कसर नहीं रह जाती। कानून फितरत भी यही है और अज़ल से इसी के मुताबिक होता चला आया है। ये और बात है कि जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो कसूरवार मर्द को ही ठहराया जाता है। औरत तो हर हाल में मासूम और बेखता होती है।
बैरलाजी की सख्ती मरियम को होश में ले आई। वो एक झटके से मुझसे अलहदा हुई। तुम मुझे धुतकार रहे हो? उसने भीगी हुई आंखों से मुझे देखा और दौड़ती हुई बेड तक गई और बेड पर जाकर गिर पड़ी। उसका जिस्म लर्ज रहा था, शायद वो रो रही थी। मैंने अजीब किस्म की बेबसी महसूस की। उसका रवैया मेरी समझ से बालातर था। ताम इस सूरत से निमटना अब मेरी जिम्मेदारी थी। कर्नल नामान अजीब आदमी था। उसने अपने तौर पर एक मतलब अगज किया और मरियम को मेरे सर पर लाद दिया। अब उसके किए हुए मैं भुगत रहा था। मैं ऐसा ऐसा चलता हुआ बेड तक गया और मरियम के पास बैठ गया। मेरा ये मतलब नहीं था मरियम। मैंने उसके शाने पर होले से हाथ रखा, मगर उसने कंधा झटक कर मेरा हाथ हटा दिया। चले जाओ मेरे पास से, वो रुंधी हुई आवाज में बोली। तुमने मेरी तौहीन की है, नुस्वानियत की तौहीन की है। अब मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म और हसीन चेहरे के हकम में तो मोहब्बत करने वाली रूह पोशीदा है। मुझे उससे मोहब्बत है बेरेंसन। मैंने तुम्हारे जिस्म और चेहरे के हसीन नुकूश की वजह से तुम्हारी सिफारिश नहीं की थी। मेरी नजर तो उस दिल पर थी जो किसी कौम के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए धड़कता है। मुझे अफसोस है कि तुम मुझे नहीं समझ सकी। तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो कि कितने ही लोग मेरी एक निगाह इल्तफात को तरसते हैं। वो मुझे झुंझोड़ते हुए बोली। मैंने खुद को प्लेट में सजा कर तुम्हारे सामने पेश कर दिया, इसलिए तुम मुझे यूं ठुकरा रहे हो। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे सामने झुक गई, इसलिए मेरी नाकदरी कर रहे हो। बोलो, मैं तुम्हारी नाकदरी तो नहीं कर रहा हूँ बेरेंसन, और कर भी नहीं सकता। तुम्हारे अंदाजे फिक्र की मुजम्मत नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि जिनसी आज़ादी तुम्हारे कल्चर का लाजमी हिस्सा है। मैं तो खुद इस पर इज़हार अफसोस करता हूँ कि मैं खुद को तुम्हारे तकादों से हम आंग नहीं कर सका और तुमने इसे नुस्वानियत की तदलील समझ लिया। मैं क्या करूँ, मेरे नजरियात ही फरसूदा हैं। जो कुछ तुम मुझसे चाह रही थी मैं तो उसे नुस्वानियत की तदलील समझता हूँ। तुमने सुना नहीं था कि कर्नल नामान क्या कह रहा था? हुरीफ को हर महाद पर देर करने के जरिए उसूल से इस्तेफादा करो। लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो तुम्हें हरीफ नहीं समझता। तुम मेरे हरीफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हुए भी मेरी हरीफ नहीं हो। नेस्ट की रुकन होने के बावजूद मेरे लिए तुम एक काबिल एहतराम हस्ती हो। अगर तुम मुझे इतना ही कम ज़र्फ समझती हो तो। बेरेंसन ने अपना नाजुक हाथ मेरे होंठों पर रख दिया। कम ज़र्फ तो शायद मैं हूँ। तुम्हारे बारे में तो मैं इस किस्म की बात सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुम्हारे बारे में जो कुछ सुना था तुम्हें वैसा ही पाया। उस रोज रात को जब तुमसे दरियाए फरात के किनारे पहाड़ियों में मुलाकात हुई थी, उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि अनजाने में मेरी मुलाकात किससे हो गई है। तुम्हारी उसूल पसंदी और शराफत ने मुझे बेहद मुतासर किया था। तुम्हारी शख्सियत के बारे में मेरे ज़हन में खलश जरूर पैदा हो गई थी, मगर तुमने अपनी बातों में मुझे उलझा दिया। वरना मुमकिन था कि मैं महज अंदाजे से तुम्हारी शख्सियत के बारे में जान जाती। और बाद में जब जैकब ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने भी उसे उस रात तुमसे होने वाली मुलाकात से आगाह किया। जानते हो उसका तबसरा क्या था? उसने तुम्हें एक बाज़रफ दुश्मन करार दिया था, जबकि वही शख्स अहमद रश का नाम सुनते ही आपे से बाहर हो जाता था। तो इसका मतलब यह है कि मैं कम ज़रफ नहीं हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा और मुझे उस मुस्कुराहट का खुमियाजा इस सूरत में भुगतना पड़ा कि बेरेंसन ने अपना सर मेरे शाने पर रख दिया। जो तुम्हें कम ज़रफ कहे वो खुद कम ज़रफ है। ये बात तो तुम्हारे बारे में तुम्हारे दुश्मन भी नहीं कह सकते। ये बताओ कि उस रात हमारे पास से जाने के बाद तुम किन हालात से गुजरी थी? खौफ से मेरे जिस्म का रवां रवां कांप रहा था। बेरेंसन ने मेरे शाने पर सर रख रखे मदम आवाज में कहना शुरू किया। इराकी फौज के नरगे में आ जाने के तसव्वुर ने मुझे लरदा रखा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा क्या हशर होने वाला है, हमारे साथियों का क्या अंजाम होगा। फिर अंधेरा इतना गुप्त था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथी किस पोजीशन में है और उन तक पहुंचने के लिए मुझे कौन सा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। फायरिंग भी रुक चुकी थी, इसलिए मैं अंदाजा भी नहीं कर सकती थी कि मेरे साथी किस मुकाम पर होंगे। मैंने फैसला किया कि मुझे कांकरेड के पास पहुंच जाना चाहिए। मैं पहाड़ी नशीबो फराज से गुजरकर जब कांकरेड के पास पहुंची तो अपने साथियों को भी वहीं मौजूद पाया। उन्होंने दरिया वाली सिम से फरार होने की कोशिश की थी और इराकी फौज के घेरे में आने के बाद वो सब वापस पलट आए थे। उन्होंने मुझे अपने दरमियान मौजूद ना पाकर मुझे मुर्दा फर्ज कर लिया था। मुझे जिंदा पाकर उन्होंने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बहरहाल तमाम रात उस बात पर बहस व मुबासा होता रहा कि हम लोग हथियार डाल दें या मुकाबला करें। जैकब मुकाबला करने पर बाधित था, जबकि दीगर लोग हथियार डाल देने के हक में थे। वो तो अच्छा हुआ कि दिन निकलने पर हमने खुद को इस तरह घिरा हुआ पाया कि हथियार ना फेंक देना खुदकशी के मुतरादिफ हो गया और जैकब को भी बवजह मजबूरी हथियार डालने का फैसला करना पड़ा। चलो कम अज कम तुम्हें इस बात की खुशी तो हुई होगी कि बेमकसद होने वाला खून खराबा रुक गया, मगर उसका फायदा क्या हुआ? मरियम बेरेंसन ने सर उठाकर कहा। फौजी अदालत ने हम सबको सजाए मौत सुना दी है। कल सुबह मेरे तमाम साथियों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मुझे इसका अफसोस है मरियम, मैंने धीरे से कहा, मगर उन लोगों के पास इसके सिवा कोई और चारा नहीं था।
सिर्फ मेरी जान बख्शी की गई है, ब्रैंसन ने तलख लहजे में कहा, और वो भी तुम्हारी खुसूसी सिफारिश पर। मैं समझता हूँ ब्रैंसन, मैंने मुतासफाना लहजे में कहा, मैं सबकी जान नहीं बचा सकता था। इसलिए नहीं बचा सकते थे कि वो लोग ना तो मेरी तरह औरत थे और ना ही मेरी तरह उसी जिस्म के मालिक। क्या कह रही हो ब्रैंसन, मैंने तेज लहजे में कहा। होश में रहकर गुफ्तगू करो, माना कि तुम्हें अपने साथियों की सजाए मौत दिए जाने का सदमा है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि सच किस कदर तलख होता है। ब्रैंसन दरीले अंदाज में हंसी, एक घूंट भी बर्दाश्त नहीं कर सके। मैंने बेबसी से उसे देखा। मालूम नहीं तुम्हें क्या हो गया है, किस किस्म की बातें कर रही हो, कितने मासूम हो, किस कदर अनजान, भेड़ की खाल में भेड़िए, कितने बड़े अदाकार हो तुमसे बड़ा अदाकार आज तक मेरी नजरों से नहीं गुजरा। पहले मेरी जान बख्शी कराई और अब यूं बन रहे हो जैसे मेरे जिस्म से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये तदलील बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तो अपनी जिंदगी के गुल होते हुए चिराग को मजीद कुछ दिनों तक रोशन रखने के लिए खुद को तुम्हारी ख्वाहिश पर तुम्हारे हवाले किया था, मगर अब तुम यूं बन रहे हो जैसे ये तुम्हारी नहीं मेरी तमन्ना हो। तुम किस कदर सफाक और बेरहम हो, तुम्हें किसी के जज्बात तक का पास नहीं है। तुम्हें कोई शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है, मैंने तेजी से कहा। गलतफहमी? ब्रैंसन ने एक बार फिर तल्खी से कहा, शायद तुम फौजी अदालत के जज को यह हदायत देना भूल गए थे कि फैसले में तुम्हारी ख्वाहिश को शामिल ना किया जाए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने उसे झुंझोड़ कर कहा, मैंने तुम्हारी जान बख्शी के अलावा कोई ख्वाहिश नहीं की थी। मुझे बताओ कि जज ने क्या फैसला सुनाया। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते अली यार खान, तब मैं वो अल्फाज जरूर दोहराऊंगी। जज ने कहा था कि ब्रैंसन की मौत को उस वक्त तक मौखर किया जाए जब तक कि अली यार खान का दिल उससे ना भर जाए। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे दिल की धड़कनें रुक गई हूँ। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ इस किस्म का सलूक किया जाएगा। फिर अचानक ही मेरे अंदर कहीं बहुत गहराई में इश्तियाल की एक लहर उठी जिसने मेरे पूरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मेरे चेहरे के तासुरात ने ब्रैंसन को खौफजदा कर दिया था, मगर मैं उसकी तरफ देखे बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे दोनों हाथों की मुट्ठियां सख्ती से बिंची हुई थी। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर मुतय्यन फौजी चौंक पड़ा, मगर मैंने उसे कुछ सोचने समझने की मोहलत नहीं थी। मैं उस पर किसी उकाब की तरह झपटा और उसके हाथ से ऑटोमेटिक गन झपट ली। गन झपटने के साथ ही मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया और गन का रुख फौजी की तरफ कर दिया। वो फर्श पर पड़ा हैरत से मुझे देख रहा था। कर्नल नामान कहाँ है? मैंने सफाक लहजे में फौजी से पूछा, मगर उसके जवाब देने से कबल ही मुझे सरसराहट की सी आवाज सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं जिस इमारत में मौजूद था उसका ताल्लुक आर्मी इंटेलिजेंस से था। हिफाजती इंतजामात के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, ताहम ये बात यकीनी थी कि इस इमारत में गैर मामूली इंतजामात किए गए हों। इधर उधर देखते वक्त भी मैं फर्श पर गिरे हुए फौजी की तरफ से पूरी तरह होशियार था। मेरे अकब में कमरे के खुले हुए दरवाजे में ब्रैंसन खड़ी थी। मैंने उसकी आहट सुन ली थी, लेकिन इस सरसराहट का ताल्लुक ब्रैंसन की जात से हरगिज ना था और ना ही रोशन रायदारी में हम तीनों के अलावा किसी और की मौजूदगी की अलामत नजर आ रही थी। फर्श पर गिरा हुआ फौजी हैरत से पलके झिपका रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की कोई अलामत दिखाई नहीं दे रही थी। वो किसी कदर खौफजदा भी था और उस वजह से उसने उठने की कोशिश भी नहीं की थी। मैंने तुमसे पूछा था कि कर्नल नामान कहाँ है? मैंने दोबारा फौजी की तरफ मुतवज्जे हुए सख्ती से पूछा। क्या बात है अकीद? दफतन रायदारी में एक फौजी आवाज गूंजी। तुम नाराज क्यों हो रहे हो? आवाज पोशीदा स्पीकरों के जरिए आई थी। अब मुझे अंदाजा हुआ कि चंद लम्हे कबल मैंने सरसराहट की जो आवाज सुनी थी वो इन्हीं पोशीदा स्पीकरों के ऑन किए जाने की वजह से पैदा हुई थी। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने बड़े खराब लहजे में कहा। मैं पूछ रहा हूँ कि कर्नल नामान कहाँ है? वो सोने के लिए जा चुके हैं अली। आवाज दोबारा आई। अगर हमारे लायक नहीं, मुझे कर्नल से ही काम लेना है, उसी से बात करूंगा। मुझे बताओ कि उसकी क़यामगाह कहाँ है? कर्नल बहुत थके हुए थे अली। अगर कोई जरूरी काम ना हो तो इंतजार कर लीजिए। हरगिज नहीं, मैं धाड़ा। मैं उससे इसी वक्त बात करूंगा। मुझे बताओ वो है कहाँ? आप बहुत बरम मालूम होते हैं जनाब। मैं उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त तक आप अपने कमरे में तशरीफ रखें। मेरी फिक्र करने की बजाय वो करने की फिक्र करो जो मैं कह रहा हूँ। मैं यहीं ठीक हूँ। दूसरी तरफ से जवाब में कुछ नहीं कहा गया। शायद वो कर्नल नामान को सूरत हाल से मुतला कर रहा था। 4 मिनट बाद पोशीदा स्पीकरों से दोबारा आवाज सुनाई दी। आप अपने कमरे में तशरीफ रखें जनाब, कर्नल नामान खुद आपके पास पहुंच रहे हैं। मैंने खुशमगीन नजरों से इधर उधर देखा। स्पीकर ना तो दिखाई दे रहे थे और ना ये अंदाजा हो रहा था कि वो किस किस मुकाम पर नस्ब किए गए हैं। फर्श पर गिरे हुए फौजी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बदस्तूर आंखें खोले मुझे हैरानी से देखे जा रहा था। फिर उसने फर्श से उठने की कोशिश की। खबरदार,
मैंने गर्ज कर कहा, जिस पोजीशन में हो उसी में पड़े रहो, अगर हिलने जुलने की कोशिश की तो। इसे कुछ ना कहें अली, नामालूम मुकाम से आने वाली आवाज ने दखल अंदाजी की। इसे तो आपकी हिफाजत और मरियम ब्रैंस्टन की निगरानी पर मामूर किया गया है। मैंने बेपरवाही से छाने झटके, इस बात का मुझे खुद भी अंदाजा था, मगर मैं कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं था। फौजी के साथ मैंने जो सलूक किया था उसके बाद उससे कोई वही ना था कि वो मुझ पर झपट पड़ने की कोशिश करता, इसलिए मैं उसकी तरफ से मोहतात रहने पर मजबूर था। ब्रैंस्टन मेरे अकब में मौजूद थी, उसकी जबान से एक लफ्ज भी अदा नहीं हुआ था। मेरे गैर मुतवक्को रद्द अमल पर वो हैरान थी या मुमकिन है कोई और वजह रही हो, ताम वो कुछ बोल नहीं रही थी और दमज़ादे अपनी जगह खड़ी थी। मैंने ना तो पलट कर देखा और ना ही उससे कुछ कहा। चंद मिनट यूं ही गुजर गए, उसके बाद रायदारी में कदमों की चाप उभरी और कर्नल नामान एक मोड़ से नमूदार होता हुआ नजर आया। वो हमारी ही तरफ आ रहा था। क्या बात है अली, उसने करीब आकर हैरत से कहा। उसकी आवाज भारी हो रही थी और आंखें सुर्ख थी, जिस्म पर शब्बे ख्वाबी का लिबास था। गालिबन उसे कच्ची नींद से उठकर आना पड़ा था। तुमने मेरे साथ बहुत खराब सलूक किया है कर्नल, मैंने गन का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा। खराब सलूक तो हमने सिर्फ दुश्मनों के लिए वक्फ कर रखा है अली, तुम तो हमारे काबिले एतमाद दोस्तों में से हो। काबिले एतमाद करार देकर तुम मेरे तशख़्ख़ुस को मजरूह नहीं कर सकते। नहीं, ये गलत है। तुमने मेरे साथ जो सलूक किया है वो तो कोई दुश्मनों के साथ भी नहीं कर सकता। साफ साफ गुफ्तगू करो अली, कर्नल ने उलझे हुए अंदाज में कहा। तुम किसी गलतफहमी का शिकार मालूम होते हो। गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हुआ, तुम हुए। तुम्हें चाहिए था कि मेरी किसी बात से कोई मतलब अखज़ करने की बजाय मुझसे पूछ लेते कि मेरा मकसद क्या है।